क्या कमजोर ऑयल एंड गैस बिजनेस रिलायंस को पीछे खींचेगा या फिर जियो और O2C एक बार फिर गेम बदल देंगे? पूरा मार्केट 16 जनवरी 2026 को रिलायंस के Q3 रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा है। तो चलिए आज इस पूरे वीडियो में समझते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स का हर फैक्ट, हर नंबर और हर इंडिकेशन जो आने वाले दिनों में आपके निवेश के मूड को तय कर सकता है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के वित्त वर्ष 2026 के Q3 यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजे 16 जनवरी 2026 को जारी होने वाले हैं। निवेशकों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि कमजोर ऑयल एंड गैस बिजनेस के बावजूद क्या कंपनी अपने मजबूत O2C, जियो और रिटेल सेगमेंट के दम पर कमाई को स्टेबल रख पाएगी या नहीं। ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तिमाही में रिलायंस का परफॉर्मेंस बैलेंस रह सकता है, जहां कुछ सेगमेंट दबाव में रहेंगे तो कुछ मजबूत सपोर्ट देंगे। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की बात करें तो जेफरीज का यह कहना है कि मजबूत रिफाइनिंग मार्जिन के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का O2C सेगमेंट Q3 FY26 की कमाई को आगे बढ़ाएगा, जबकि कम प्रोडक्शन और गैस की कीमतों में नरमी की वजह से ऑयल एंड गैस बिजनेस पर दबाव बना रह सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C बिजनेस की, जो रिलायंस के लिए हमेशा से एक मजबूत पिलर रहा। इस तिमाही में भी रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर रहने की उम्मीद है। ग्लोबल लेवल पर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन मजबूत रहा है, जिसका सीधा फायदा रिलायंस को मिल सकता है। कमजोर रुपया भी एक्सपोर्ट से जुड़ी रेवेन्यू को सपोर्ट कर रहा है। अब एनालिस्ट का अनुमान है कि O2C सेगमेंट का एब्टा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 10 से 15% तक बढ़ सकता है, जो कुल कमाई को संभालने में बड़ी भूमिका निभाएगा। हालांकि दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस यानी अपस्ट्रीम बिजनेस पर दबाव बना हुआ है। गैस प्रोडक्शन में गिरावट और ग्लोबल प्राइसेस में उतार चढ़ाव के चलते इस सेगमेंट से ज्यादा मजबूत परफॉर्मेंस की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा रही। यही वजह है कि एनर्जी सेगमेंट का कुल प्रदर्शन मिक्स रह सकता है। जहां रिफाइनिंग अच्छा करेगा, वहीं तेल और गैस का कंट्रीब्यूशन लिमिटेड रह सकता है। अब बात करते हैं रिलायंस जियो की, जो कंपनी का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल बिजनेस है। जियो ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगातार सब्सक्राइबर जोड़े और आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में भी सुधार देखा गया। Q3 में भी जियो का परफॉर्मेंस मजबूत रहने की उम्मीद है। एस्टिमेट्स यही हैं कि जियो का एब्टा तिमाही आधार पर करीब 3% यानी 3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% तक बढ़ सकता है। 15% का इंक्रीमेंट हो सकता है। आरपू करीब 210 से 215 रुपए के आसपास रह सकता है, जो टैरिफ स्ट्रक्चर और बेहतर यूजर मिक्स का नतीजा है। यह सेगमेंट रिलायंस की कमाई को स्टेबिलिटी देने वाला सबसे अहम फैक्टर माना जा रहा है। रिटेल बिजनेस की बात करें तो यहाँ ग्रोथ थोड़ी नरम रह सकती है। फेस्टिव सीजन का असर कुछ हद तक पहले की तिमाही में ऑलरेडी आ चुका है और कंज्यूमर डिमांड में भी लिमिटेड तेजी देखने को मिली है। इसके बावजूद रिलायंस रिटेल का स्केल और नेटवर्क इसे सपोर्ट कर रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि रिटेल एब्टा में 3 to 6% यानी 3 से 6% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। भले ही शॉर्ट टर्म में ग्रोथ लिमिटेड हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह बिजनेस अभी भी मजबूत एस्टिमेट्स दिखा रहा है, मजबूत संभावनाएं दिखा रहा है। रिलायंस का रेवेन्यू लगभग स्टेबल रह सकती है, जबकि नेट प्रॉफिट में हल्की बढ़त मुमकिन है। एब्टा में करीब 8 से 10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो सकती है और इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है। बाजार के लिए सबसे अहम बात यह होगी कि मैनेजमेंट का आउटलुक क्या कहता है और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर क्या इंडिकेशन दिए जाते हैं। शेयर बाजार में 2026 की शुरुआत रिलायंस के लिए थोड़ी कमजोर जरूर रही है और हाल के महीनों में शेयर पर दबाव भी देखा गया। इसी वजह से Q3 के नतीजे निवेशकों के लिए बेहद अहम है। कई ग्लोबल ब्रोकरेज अब भी रिलायंस पर पॉजिटिव बने हुए हैं और मानते हैं कि मौजूदा लेवल्स पर, मौजूदा स्तरों पर स्टॉक में लॉन्ग टर्म वैल्यू मौजूद है। कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q3 रिजल्ट्स बहुत बड़े सरप्राइज देने वाले हों, ऐसा फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन O2C और जियो के दम पर कंपनी कमजोर सेगमेंट के असर को बैलेंस कर सकती है। निवेशकों के लिए फोकस सिर्फ नंबरों पर नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर भी रहेगा, क्योंकि वही तय करेगी आने वाले महीनों में रिलायंस का शेयर किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर ये स्टॉक आपकी रडार पर है तो गुड रिटर्न्स की आपको सलाह है कि किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें।